सबसे पहले तो हमास पैलेस्टाइन नहीं है। रिपीट कर देता हूँ, हमास पैलेस्टाइन नहीं है। हमास एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इलेक्शन जीता गाजा में 2007 के आसपास, और उसके बाद उसने सारा तख्ता पलट कर दिया। अब वहां ना इलेक्शन होते हैं ना कुछ होता है। एक सिंपल क्वेश्चन से बात को स्टार्ट करते हैं कि अगर इजराइल 1948-47 के बाद ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो पैलेस्टाइन क्यों नहीं डेवलप कर पाया इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न वेपन्स। और ये कहना टोटली गलत होगा कि भाई कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि जूस जो है वो मोस्टली तो माइग्रेट करके ही आए थे यूरोप से, अमेरिका से। तो अगर कंपैरिजन करा जाए तो उस टाइम पे जो पैलेस्टाइन में अरब्स रहते थे उनसे कई ज्यादा गरीब, कई ज्यादा टॉर्चर्ड, वल्नरेबल ज्यूज थे जो वहां भाग के आ रहे थे। ना उनके पास वेपन्स थे, ना उनके पास कोई ट्रेनिंग थी फाइटिंग टेक्निक्स, और यूरोप में गंदे तरीके का टॉर्चर उनके साथ हुआ था। वो अलग ही लेवल का पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस उनके साथ चल रहा होगा, और आने के बावजूद भी उन्हें फेस करना था अरब्स के साथ एक वॉर। तो ऐसा कैसे हुआ कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी हो या पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट हो, उसके पास इतने ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स नहीं है, इतने ज़्यादा एडवांस्ड कोई सीक्रेट एजेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमास और ऐसे रेडिकलाइज्ड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने ये होने नहीं दिया। आज भी अगर पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स देखी जाए, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, पूरा पैलेस्टाइन जो पहले हुआ करता था उसको मिला के, तो आज भी जो ज्यूज है वहाँ पे वो 50% के आसपास है। फिर ऐसा क्यों है कि इजराइल के अंदर घुसो तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुत ही बड़ा अच्छा लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट बैंक में जाओ तो उससे नीचे के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, और गाजा में जाओ तो कुछ भी नहीं। एक छोटी सी स्ट्रिप में लाखों लोग बसे हुए हैं, घर ऐसे जुड़े जुड़े घर हैं, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतनी तेजी से हो रहा है कि आने वाले टाइम में शायद वो जगह रहने लायक भी ना बचे। हर बार जब भी कोई गाजा और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा जो कैजुअलिटीज होती हैं वो गाजा की तरफ ज्यादा होती हैं, इजराइल की तरफ काफी कम होती हैं। कभी कभी तो वो 10 गुना ज्यादा होती हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि अमेरिका का डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट था, पर ये पूरी तरीके से सच नहीं है। इनफैक्ट जब इजराइल का कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल पॉलिटिशियन जब यूएसए पहुंचा और प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करी कि हमारे इजराइल को एक स्टेट की बनाने में हेल्प करो और उसे रिकॉग्नाइज करो, तो आगे से प्रेसिडेंट का कहना था कि ये पॉसिबल नहीं है, अरब्स जो है वो आपको खा जाएंगे। यूएसए हमेशा से ही अरब कंट्रीज को खुश रखना चाहता था, उनसे अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहता था। तो यहाँ पे जो लीड थी यूएसए को अपनी तरफ खींचने में, वो पैलेस्टाइन के पास ज्यादा थी इंस्टेड ऑफ इजराइल। हालांकि यूएसए सबसे पहला कंट्री बना जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन वो रिकॉग्निशन सिर्फ पॉलिटिकल थी, सिर्फ बातों में थी, स्टेटमेंट्स में थी। असली सपोर्ट यूएसए का मिलना शुरू हुआ 1967 में, जब 1967 के वॉर में अरब कंट्रीज को डिफीट कर दिया सिंगल हैंडेडली। वहां से यूएसए को दिखना शुरू हो गया कि यूएसए जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, और वो बड़ा ही रियली इंटरेस्टेड है अपने कंट्री को ग्रो करने में। इजराइल जो है वो यूएसए को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे मैं दुनिया भर के जो मुस्लिम भाई हैं उनको एक रिक्वेस्ट डालना चाहता हूँ कि ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है जहाँ एक हीरो होगा और वो 100 बंदों को उड़ा देगा या फिर वो चलती गोली को पकड़ लेगा। यहाँ पावर मैटर करती है, और पावर आती है इवोल्यूशन से, एजुकेशन से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक्सेप्ट करना, ये सोच के कि 50% जो हमारी जनता है उसको हम एजुकेशन प्रोवाइड कराने में ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करेंगे। 50% जो जनता है वो वुमेन की मैं बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि जो सामने इजराइल जैसी पावर्स होती हैं वो अपना 100% ऑफ पॉपुलेशन को यूज करती हैं एजुकेशनल एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजी में, इवन वॉर्स में, सोल्जर्स में। ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। एक 19 साल की लड़की गाजा स्ट्रिप में रहने वाली, जिसकी स्कॉलरशिप लगती है टर्की में, बेचारी अपनी फीस वगैरह सब कुछ पे करती है, लेकिन जब जाती है तो उसे रोक लिया जाता है। रोकता कौन है? इजराइल नहीं रोकता उसे, रोकता है हमास। क्यों? क्योंकि हमास ने अपनी काउंसिल में एक रूल पास किया हुआ है, मेल गार्जियन लॉ। हालांकि इस मेल गार्जियन लॉ में ये और अरब कंट्रीज में भी है, इसमें 18 ईयर्स ओल्ड की डेफिनेशन दी जाती है। और ये जो लड़की थी बेचारी, ये 19 साल की थी, लेकिन अब हमास को समझाएगा कौन? उस लड़की के बेचारी के वर्ड्स थे, आई ऑनेस्टली ब्रोक डाउन, माई आईज स्टार्टेड पोरिंग, आई कुड नॉट इवन स्टैंड अप, दे हैड टू ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, आई फेल्ट माई ड्रीम इज बीइंग रॉब्ड। कुछ लोग होते हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको एक बार साइड करते हैं, जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे ये पूछा जाए कि आप पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हो या हमास को सपोर्ट कर रहे हो, तो उनको समझ नहीं आएगा कि क्या बोलना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ये होता क्या है और गाजा क्या चीज है। पैलेस्टाइन अथॉरिटी, जो एक काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक अथॉरिटी मान सकते हो पैलेस्टाइन में, उसके कई सारे ऑफिसर्स, लीडर्स को अक्सर हमास एग्जीक्यूट करती रहती है। गाजा पे भी जो हमास का रूल होना शुरू हुआ वो 2007 में हुआ। डेमोक्रेटिकली वो एक इलेक्शन जीते थे और उसके बाद उन्होंने सारा तख्ता पलट कर दिया, कोई इलेक्शन नहीं होता वहां। ये बड़ा आसान हो जाता है कि आप इजराइल पे सारा का सारा ब्लेम डाल दो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इजराइल के मिसाइल अटैक्स से बहुत सारे सिविलियंस, बहुत सारे निर्दोषों की भी जान जाती है, लेकिन आगे जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनो और फिर सोचना समझना कि यार कौन गलत है, कौन सही है, और क्या इजराइल के पास और कोई चॉइस है या नहीं है। अब आप एक सिनेरियो समझो कि इजराइल जाता है पैलेस्टाइन अथॉरिटी से बात करने। पैलेस्टाइन अथॉरिटी एक काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक अथॉरिटी है। इजराइल की अक्सर पैलेस्टाइन अथॉरिटी से बातें चलती रहती हैं, लेकिन फिर अगले दिन पता चलता है कि हमास के किसी बंदे ने पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जिस ऑफिशियल से इजराइल की बात हो रही थी उस बंदे को एग्जीक्यूट कर दिया, उसको बम लगा के उड़ा दिया। अब अगर इजराइल बात करे तो बात करे किससे? हमास से तो बात करने का सेंस बनता नहीं। और इजराइल ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वेस्ट बैंक पे भी
हमास का ही कंट्रोल हो जाए। गाजा पे तो उन्होंने तख्ता पलट कर ही दिया था। इस चक्कर में इसराइल जो है वो रेगुलरली रेड मारता है वेस्ट बैंक के ऊपर, और वेस्ट बैंक के जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उनमें गुस्सा भी बढ़ता है और गाजा स्ट्रिप से उसका रिस्पॉन्स आता है। जैसे वेस्ट बैंक के लोगों का गुस्सा बढ़ना जायज है कि भाई ऐसे कैसे रेड मार सकते हो आप हमारे एरिया में, वैसे ही इसराइल का रेड मारना भी उतना गलत नहीं है, क्योंकि वो जब गाजा की तरफ से इतना सब कुछ फेस कर चुके हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमास इधर वेस्ट बैंक में भी पहुंच जाए और फिर वहां से हम पे अटैक कर दे। तो जितने भी लोग सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसराइल अपने आप को पीछे नहीं हटाएगा और ना ही कोई बड़ा प्लेयर, बड़ा कंट्री किसी के सपोर्ट में आने वाला है या अपना सपोर्ट चेंज करने वाला है। फाइनली अगर पैलेस्टाइन के लोगों को सपोर्ट करना है तो वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनका जो इवोल्यूशन है उसको प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि वो अपनी बात आके इंटरनेशनल कम्युनिटी में रख सके। कोई ऑफिशियल, उनका इलेक्टेड ऑफिशियल बंदा आके चीजों को डेमोक्रेटिकली समझा सके और वो अपना डिफेंस सिस्टम बना सके, ताकि वो इसराइल से अपना डिफेंस कर सके। और इसराइल से ही नहीं, हर कंट्री से जो आपके आसपास है, आपका डिफेंस जरूरी है। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में ये बात बहुत ज्यादा छुप जाती है। 1947 के टाइम तो सारे अरब कंट्रीज ने साथ दिया था, 1967 के टाइम आते आते काफी अरब कंट्रीज ने साथ दिया और वॉर हुआ इसराइल के साथ। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि इसराइल के सामने हमास या गाजा स्ट्रिप पावर के मामले में कोई खास स्टैंड नहीं है उसका। और आने वाले टाइम में अगर ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया गया तो इसराइल इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर सामने वाला लड़ भी नहीं पाएगा ढंग से। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि अरब कंट्रीज को ये चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आने लग गई हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो चाहे वो यूएई हो। लेकिन बाहर बैठे लोग कनाडा में, यूके में, यूएसए में, इवन इंडिया में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट। जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनमें से कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जब चाइना अगर मुस्लिम्स पे अत्याचार करता है? क्या वो मुस्लिम्स नहीं है? इवन जो यूएन में रेजोल्यूशन था जैसे वेस्ट लेके आया था, यूरोप, यूके, यूएसए, जहाँ पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन मेजोरिटी में है भी नहीं, जब उस पर बहस करने की बात थी यूएन में तो उसे अपोज करने वाले कंट्रीज कौन थे? सऊदी अरेबिया, यूएई, अरब कंट्रीज, चाइना के फेवर में। इजंट दैट अ हिपोक्रेसी?